अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है? हमने इमेज प्रोसेसिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस देखे। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये एक ओवरव्यू देखें कि इमेज प्रोसेसिंग किस तरह काम करती है। सबसे पहले एक लो लेवल प्रोसेस होता है इमेज के ऊपर, यानी इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम लो लेवल पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं जो कि उसके नॉइज़ वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, डिस्टॉर्शन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कंट्रास्ट एनहेंसमेंट के कुछ ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इमेज की शार्पनिंग की जाती है। तो इसमें हमने नॉइज़ रिडक्शंस के डिफरेंट मेथड्स भी देखे, कंट्रास्ट एनहेंसमेंट के ऑपरेशंस देखे, जिसमें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशंस के हमने देखे मेथड्स, एक हिस्टोग्राम मैचिंग के देखे, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के देखे, थ्रेशोल्डिंग के, एंड सो ऑन, पावर लॉ वगैरह वगैरह। और इमेज शार्पनिंग में आज हमने मज़ीद ये देखना है कि हिस्टोग्राम यानी जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है बेसिकली आज इसमें देखना है। इसके अलावा कुछ मिड लेवल ऑपरेशंस होते हैं, और मिड लेवल ऑपरेशंस जो हैं वो सेगमेंटेशंस के और क्लासिफिकेशंस के होते हैं। और उसके बाद हाई लेवल प्रोसेस होता है जो कि मेकिंग सेंस ऑफ एन ensemble ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी आखिर में हम उनको ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस करते हैं, उनकी रिकॉग्निशंस करते हैं। तो ये 1 बाय 1 हर मॉड्यूल अपनी जगह उसकी अहमियत होती है। तो आज हमने बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उनको स्टडी करना है। उसके बाद आप ये देखें कि जो इमेज प्रोसेसिंग है इसकी एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं। इसमें हम बेसिकली एक पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन जो है उसकी इम्प्रूवमेंट बता रहे होते हैं फॉर द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, यानी इंसान उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सके, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इमेज इस्तेमाल करते हैं। मोरओवर, प्रोसेसिंग ऑफ द इमेज डेटा फॉर स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑटोनॉमस मशीन परसेप्शंस, इसके अंदर जो है वो इमेज प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, कुछ मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, फिर हम आज के लेसन की तरफ आते हैं। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर वेरिफिकेशन है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग, यानी आपका सिग्नेचर जो है इमेज फॉर्म में होगा और उसको प्रोसेस किया जाता है। इसी तरीके से बायोमेट्रिक के अंदर इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका ये थंब एक्सप्रेशन है, थंब रिकग्निशन के लिए यूज़ होता है, ये आई रिकग्निशन है, ये हैंड रिकग्निशन है, फेस रिकग्निशन है, ये सिग्नेचर है, और ये आपकी वॉइस रिकग्निशन है, यानी ये सारे के सारे बायोमेट्रिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है, यानी आपकी फिंगरप्रिंट्स बेसिकली ली जाती हैं, फिर वो डेटाबेस के साथ मैच करती हैं कि आप कौन हैं, और पूरी डिटेल उसके साथ कनेक्टेड होती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन रिसर्च एट यूएनआर, ये डिफरेंट टाइप्स के थंब एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इस तरीके से हैं आपके थंब एक्सप्रेशंस की, यानी ये डिफरेंट कम्बिनेशंस होती हैं और वो मैच होती हैं जो भी पार्टिकुलर पर्सन है या आईडी है उसके साथ। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी रिकग्निशंस के लिए क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ये यानी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक इसका ये एक फर्स्ट व्यू है, ये एक और व्यू है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको रिकग्नाइज किया गया है। इसी तरीके से शेप के कंटेंट्स हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग के लिए लाइक कलर, टेक्सचर, इनको रिकग्नाइज करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। सिमिलरली टारगेट रिकग्निशंस लाइक इन द आर्मी, इन एयर फोर्स, नेवी, ठीक है, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट जो होते हैं, लाइक यहाँ ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये फिर इनकी यहाँ पे रिकग्निशंस है, यानी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पार्ट्स वो पार्टिकुलर स्कैन होंगे और फिर उसके मुताबिक उनको रिकग्नाइज या डिटेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से
ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द एरियल फोटोग्राफी इन अ प्रॉब्लम डोमेन इन बोथ कंप्यूटर विजन एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोनॉमस व्हीकल, ठीक है, इनकी डिटेक्शंस के लिए ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, जो ये देखें कैमराज हैं, व्हीकल चल रही हैं, इनकी स्पीड, इनकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करना वगैरह वगैरह, ये सारे का सारा इमेज प्रोसेसिंग का काम है। इसी तरीके से फेस डिटेक्शन है, फेस रिकग्निशन है, यानी अब ये डिटेक्शन से मुराद ये है कि आप यहाँ ये और ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये फेस है, तो ज़ाहिर फेस के ये कुछ फीचर्स हैं, जिस तरह हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में कुछ फीचर्स देखे थे, और इसी तरीके से फेस के अपने फीचर्स हैं, ठीक है, ये आपका नोज है, आईज हैं, ईयर है वगैरह वगैरह, अदर डिफरेंट पार्ट्स। तो इसी तरीके से ये नॉन फेस है और ये फेस है, फेस और नॉन फेस के अंदर आप इसी तरीके से रिकग्निशन करवा सकते हैं। जबकि ये फेस डिटेक्शन और रिकग्निशन ये है कि यानी अब आपके पास हैं तो सारे फेसेस, लेकिन उसमें से रिकग्नाइज करना है कि ये फेस किस पर्टिकुलर पर्सन का है। तो ये फेस रिकग्निशन की एग्जांपल आ गई है। इसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस है आपके पास, यानी आप एंजाइटी में हैं, हैप्पी है, एंगर में है, एंड सो ऑन, तो इस तरीके से आप इसको भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। इस तरह फेस ट्रैकिंग है, ये एक और एग्जांपल है। इस तरह जेस्चर रिकग्निशन है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्निशन है, आप वॉक कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, एंड सो ऑन, एंड दीज आर मेनी मोर। इस तरीके से मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट एक एग्जांपल दी थी कैंसर डिटेक्शंस की, लाइक स्किन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये बेसिक आपके पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं, और ये बेसिकली लीगन होता है, यानी जहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से इमेज मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फिंग आप करते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स इनटू सीन वगैरह वगैरह, तो ये सारी की सारी बेसिकली एप्लीकेशंस हैं जहाँ इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। अब हमने बेसिकली ये जो इसके डिफरेंट एनहांसमेंट के ऑपरेशंस देखे, और आज हमने मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस देखने हैं, तो इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप जब भी किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या इमेज को रिकग्नाइज करते हैं, जैसे ये एग्जांपल आप मेडिकल इमेजेस की ले लें, तो अगर आपके पास इमेज जो एक्वायर की गई है डिफरेंट मॉडलिटीज़ के अंदर, अगर हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, नॉइज है, डिस्टॉर्शंस वगैरह हैं, या उसकी क्लियरिटी नहीं है, तो आप उसको फर्दर एनहेंस करते हैं। अगर आप एज इट इज़ इमेज किसी भी मशीन लर्निंग सिस्टम को देंगे या उसके ऊपर फीचर कंप्यूट करेंगे, तो आपको उसके बाद जो इसका एनालिसिस या जो उसकी आउटकम मिलेगी वो प्रॉपर नहीं होती। इस वजह से आप उसको फर्दर एनहेंस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं, इसमें इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक सेट थ्योरी के ऑपरेशंस पता होने चाहिए। क्यों कि हमने कुछ इमेज के अंदर यानी कुछ पार्ट्स को डिलीट करना है, कुछ को अरेज करना है, कुछ उसके अंदर चीज़ें एडिशंस करनी है। इसी तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन, और कुछ बेसिक मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिदम्स हैं ये यूज़ करने हैं, और कुछ एक्सटेंशंस टू द ग्रे स्केल इमेजेस होंगे। तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले जो सेट थ्योरी है, आप में से हर एक इससे फेमिलियर होगा कि हमारे पास फर्ज किया कि ए है एक सेट इन द जी स्क्वायर, तो A1 A2 इज इक्वल टू ए, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, यानी ए के एलिमेंट्स हैं, और हम इसको मैथमेटिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे करते हैं कि ए इज ए मेंबर ऑफ ए, यानी एक कैपिटल सेट ए है और ए उसका क्या है, मेंबर है। और अगर उसका मेंबर नहीं होगा, मेंबर से मुराद है कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और मेंबर नहीं है इट मीन कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई सेट ए है तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट या उसको मेंबर भी कहते हैं। और उसके बाद एक नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से। हमारे पास इसका जो
रिप्रेजेंटेशन है जो एक्सप्लिसिटली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ए सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो A1 A2 अप टू सो ऑन AN है, और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये कहते हैं कि A इक्वल टू एलिमेंट्स, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं, सच दैट कंडीशन फॉर द सेट ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है C, हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ W एलिमेंट्स हैं सच दैट W इज इक्वल टू -D, वेयर D बिलोंग टू D। तो यानी W इज इक्वल टू -D है, यानी हम उसको निगेट कर देते हैं, रिफ्लेक्शंस कर देते हैं उसकी। तो ये एक उसका सेट है। फर्ज किया कि आपके पास एक सेट W है, वो 1 2 3 4 है, और जब आप उसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो -1 -2 -3 4 हो जाएगा, यानी आप उनको निगेट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ सेट के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, तो A अगर B का सबसेट है तो उससे ये मुराद है कि A का हर एक एलिमेंट वो है वो B के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन से ये मुराद है कि अगर हमारे पास एक सेट A है और B है, तो उसके दरमियान ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A यूनियन B विच इज इक्वल टू C। इसी तरीके से इंटरसेक्शन है, तो A और B का इंटरसेक्शन है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स कब होते हैं कि जब दो सेट्स हैं, अगर उनके दरमियान आप इंटरसेक्शन अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट 5 आए, इट मीन्स कि उनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम इनकी कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट A है जो कि इस शेप से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और एक सेट B है जो कि इस शेप से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इनके दरमियान यूनियन देखते हैं। तो यूनियन से मुराद ये है कि ये जो शेप है A की और ये B की, ये दोनों जो हैं कंबाइन, इनका रिजल्ट A यूनियन B होगा। यानी हमने जो शेड किया ये पूरे का पूरा सेट A शेड किया और इसी तरीके से ये पूरे का पूरा सेट B शेड किया, तो ये ओवरऑल पूरा सेट A यूनियन B कहलाएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि आपके पास ये सेट A था और ये सेकंड फिगर ये सेट B था। अब इनमें कुछ एरिया कॉमन है जो A और B के दरमियान है, तो इंटरसेक्शन से ये मुराद होती है कि वो सिर्फ कॉमन एरिया जो A और B के दरमियान था, तो लिहाजा ये वाला पोर्शन जो है वो A इंटरसेक्शन B कहलाएगा, जिसको हमने शेड कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होती है कि आपके पास कोई अगर सेट W है, यानी A का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके अंदर आप कहते हैं कि W उसके एलिमेंट्स हैं इस तरीके से कि जो उस A के अंदर मौजूद ना हो। तो हम इसके लिए मोस्टली ये करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये एक बिग रेक्टेंगल है, हम इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, U है। इसके अंदर से आप सेट A है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको निकाल दें, तो ये उसका A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली U माइनस A, ये इस यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल दें, तो ये ओवरऑल U जो भी था तो उसके अंदर से ये वाला सेट A निकल गया। लाइक इसके एग्जांपल आप ये देखते हैं कि यूनिवर्सल फर्ज किया सेट आपके पास है 1 2 3 अप टू 10, और सेट A जो है 1 3 5 7 9, सेट ऑफ 8 नंबर्स। तो A का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स कहलाएंगे, जो कि 2 4 6 8 8 एंड 10, तो ये A कम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है कि A और B का डिफरेंस ऐसे आप निकालते हैं कि फर्ज किया ये सेट आपके पास A था और ये वाला सेट B था, तो डिफरेंस से ये मुराद है कि आप B के तमाम एलिमेंट्स को A में से निकाल देंगे। अब ये B के यानी शेड हमने जो किया, A का एरिया शेडेड है, लेकिन A का वो एरिया जो कॉमन था B के अंदर वो भी उसमें से एक्सक्लूड कर दिया, इसको हम कहते हैं डिफरेंस। यानी डिफरेंस से ये मुराद है कि आप हर माइनस के बाद जो भी सेट होता है उसको फर्स्ट सेट में से एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बाइनरी इमेजेस के ऊपर, लाइक एंड है, आर ए और नॉट है। अब आपके पास फर्ज किया कि दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q,
तो P आपके पास इनकी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इनके दरमियान एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है कि आपके पास एंड ऑपरेशन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान ये होता है कि अगर वो दोनों ट्रू हों यानी 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। यानी 0 0 0 0 1 0 1 0 0, इस तरीके से 1 1 और 1। इसी तरीके से P और Q के दरमियान R ऑपरेशन से क्या मुराद होती है? R ऑपरेशन से मुराद ये होता है कि अगर P और Q स्टेटमेंट से उनमें से कोई एक भी 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा। और 0 कब होगा? जब दोनों 0 हों या दोनों फॉल्स हों। तो अब ये जैसे 0 और 0 यानी ये दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। अब P 0 है, Q 1 है तो रिजल्ट 1 यानी ट्रू। इस तरह P1 है, Q 0 है तो रिजल्ट 1। इस तरह P1 है, Q 1 है तो रिजल्ट 1। तो यानी R ऑपरेशन ये होता है कि अगर P और Q स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी ट्रू हो या 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट आप लाइक P पे इस्तेमाल करते हैं या Q पे, तो नॉट ये होता है कि उनको नेगेट कर देता है। तो लाइक इस केस में P 0 था तो ये 1 हो जाएगा, इस तरह यहाँ 0 था 1 हो जाएगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक बिल्कुल सिंपल से ऑपरेशन है। अब हम कुछ और इसी तरह एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्ज किया कि ये एक सेट है A और ये वाला सेट क्या हो गया? नॉट ए, यानी यूनिवर्सल में से ए को निकाल दें। इसी तरीके से अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। यानी आप देखें कि ए सेट जो है ये एक रेक्टेंगल है, बिगर रेक्टेंगल है, और बी सेट जो है ये एक स्मॉलर रेक्टेंगल है। अब इनके दरमियान आपने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन से ये मुराद है कि आपने इसको और इस रेक्टेंगल को कंबाइन करना है, और कंबाइन करेंगे तो इसके दरमियान ये वाला जो कॉमन एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास एक सेट ए है और सेट बी है, इनका यूनियन लेना है। तो अगेन आपने यूनियन में इनको जब कंबाइन करना है तो कंबाइन यूनियन में ये हो जाएगा कि इनके दोनों पोर्शंस जो हैं जो आपस में मैच हो रहे, यानी मैच हो रहे, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल सारे का सारा एरिया ए यूनियन बी कहलाएगा। उसके बाद आपके पास होता है एक्सक्लूसिव आर। अच्छा, एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है कि जब हम इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो कॉमन एरिया है उसको निकाल देते हैं। यानी एक्सक्लूसिव आर बेसिकली आपका जो इंटरसेक्शन है उसका के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई करते हैं। तो यानी इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ये वाला एरिया जो कॉमन है ये आता है, जबकि एक्सक्लूसिव आर में क्या है कि ये वाला एरिया आप निकाल देते हैं इस ओवरऑल सेट के अंदर। इसी तरीके से आपके पास बी माइनस ए है। बी माइनस ए से ये मुराद है कि आप बी में से सेट ए को निकाल दें। तो ये सेट बी था तो ये उसमें से ए को निकाल दिया। इस तरह ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला सेट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम सेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं असल प्रॉब्लम की तरफ कि बेसिकली हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये होते क्या है, इनका यूज़ क्या है, और हम इमेजेस के ऊपर इनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेशंस क्या होती है। तो ट्रांसलेशन से ये मुराद है कि फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। अब ए ऑफ जी, यानी आप इसकी ए की ट्रांसलेशंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम जी, तो इसमें ये इक्वल होगा सी सच दैट सी इक्वल टू ए प्लस जी फॉर ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। कैपिटल ए इज अ सेट और स्मॉल ए इज इट्स सबसेट। तो लिहाजा आपकी ये जो ट्रांसलेशन होगी जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे वो ये होगी कि आप इसके एलिमेंट के अंदर कुछ जी एडिशन करेंगे, यानी जी टाइम आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इससे ये मुराद है कि आपके पास ओरिजिनल अगर सेट था, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये इसका एक एक्स एक्सेस और ये इसका वाई एक्सेस है, z1 और z2। यानी आप कुछ z टाइम एक्स एक्सेस और कुछ z टाइम वाई एक्सेस में आए और यहाँ पे, तो इट मीन्स कि आपने उस सेट को यहाँ से यहाँ यह ट्रांसलेट किया, यानी जो उसका ओरिजिन था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये ए ऑफ जी हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जबकि रिफ्लेक्शन क्या होती है?
रिफ्लेक्शन जो है फर्ज किया बी सेट है और इसको बी हैट्स हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं और डब्ल्यू फर्ज किया रिप्रेजेंट करता है उसकी रिफ्लेक्शन को सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी स्मॉल बी और वी आर स्मॉल बी इज बिलोंग टू कैपिटल बी। अब बी एक हमारे पास सेट है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू माइनस बी, इस तरीके से होगी कि आप उसको निगेट कर देंगे। निगेट से मुराद ये है कि जैसे ये उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले सारे माइनस हो जाएंगे, जब माइनस हो जाएंगे तो इसकी शेप बिल्कुल ये इस तरीके से उल्ट जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन कराएगी। अब बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी होता क्या है कि ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी बेसिकली शेप को रिप्रेजेंट करती है और उनकी स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? ये यूज की जाती है टू एक्सट्रैक्ट इमेज कंपोनेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन शेप सच एज बाउंड्रीज, स्केलेटन्स इन द कन्वेक्स हॉल। अब मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग की ऑपरेशंस हम ये देखेंगे कि हम उससे बेसिकली एक शेप है उसकी रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेंगे, उनकी बाउंड्रीज हैं उनको देखेंगे, उनके स्केलेटन्स को हम देखेंगे, ये सारी हम डिटेल में हम चीज़ें देखेंगे। लाइक आपके पास एक फेस है, तो आप फेस में फर्ज किया आपने नोज़ को रिकग्नाइज करना है तो आप बाकी एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ नोज़ पे आप आएंगे। इसी तरीके से आइज़ को आपने देखना है तो आप बाकी एरिया को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिहाजा जो हमारे पास रीजन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो स्केलेटन्स होंगे, जो बाउंड्रीज होंगी, हम उनको लेंगे और बाकी चीज़ों को उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। और ये जो हमने अभी डिफरेंट टाइप्स के सेट ऑपरेशंस पढ़े थे, इनका बेसिक पर्पस यही है कि आप क्या करते हैं कि जो इमेज है, इमेज के अंदर कुछ एरिया को या उसके अंदर कुछ एडिशंस करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कुछ एरियाज को रिमूव करते हैं और कुछ उसके अंदर एडिशंस करते हैं, और यही इसकी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस है। यानी आप बजाय इसके कि एक पूरी इमेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, आप उसके अंदर क्या करते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट वो सिर्फ लेते हैं, तो बाकियों को एक्सक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन को मैथमेटिकली इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो ऐसे होती हैं कि रिफ्लेक्शन से ये मुराद है कि अगर आपके पास एक सेट बी है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है जिसको हम डिनोट करेंगे बी हैट्स हैं और विच इज डिफाइंड एज बी हैट इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी फॉर बी इज ए सबसेट ऑफ member of B is a member of B, not subset but member. ट्रांसलेशन क्या होती है कि B ऑफ Z यानी आप विद रिस्पेक्ट टू Z ट्रांसलेट करते हैं तो C सच दैट C इज इक्वल टू B प्लस Z फॉर B बिलोंग टू B। और ये हमने इसकी एग्जांपल देखी कि फर्ज किया कि हमारे पास एक सेट B था और उसके बाद लाइक ये सेट B है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, यानी ट्रांसलेशन में ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी, यानी ये वाला पोर्शन इसका इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, यानी थ्रू आउट ये आपस में यानी कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में ये है कि आप यानी यहाँ से ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से ये मुराद होती है कि आपके पास ये कुछ स्मॉल सेट्स होते हैं या सब सेट्स होते हैं या सब इमेजेस होती हैं यूज्ड टू प्रूव इन इमेज अंडर स्टडी फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है, उस इमेज के ऊपर आप एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करते हैं। वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकती है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकती है एंड मेनी मोर। और वो बेसिक जब आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप यानी बेसिकली एक इमेज को प्रूव करते हैं कि आप उसमें से उसकी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब आप ये एग्जांपल देखें कि हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं कि लाइक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट रो
examples of the stretching element. Second row, stretching element converted to the rectangular arrays. The dots denote the centers of the stretching elements. अच्छा, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स हैं, लाइक ये इस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1 2 3 by 3 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये एक कॉलम के फॉर्म में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, उसके बाद ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 रोज मैक्सिमम और 7 कॉलम्स मैक्सिमम आ रहे हैं, और ये उसका सेंटर हर एक का डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सेकंड रो में है, सेकंड रो के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो एरियाज यहाँ एम्प्टी हैं हम उनको 0 पे ऐड कर देंगे। अब ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसको एज इट इज लिखा, ये इस फॉर्म में है तो इसको हमने इसी फॉर्म में ही रखा। और इस केस में हमारे पास हम यानी इसको जब कंप्लीट फिल करेंगे तो ये वाला यानी जो मैक्सिमम इसका डायमीटर है, ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, उसके मुताबिक हम एक ग्रिड बना लेंगे और ये बाकी हम इसके 0 पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब हमने देखना है कि इनका पर्पस क्या है, इनको यूज कैसे करते हैं। हाँ जी, आप अपने म्यूट करें, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि फर्ज किया कि ये एक सेट ए है, ये एक सेट ए है और ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इस फॉर्म में है और ये उसका सेंटर है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि ये जो सेट ए है हमने इसको क्या करना है, अगेन इसके जो एरियाज है इसमें 0 पे ऐड करने, यानी यहाँ यहाँ इस एरिया में 0 पे ऐड करने, इस एरिया में, और ओवरऑल यानी इसकी इस पिक्चर की पूरी साइड पे 0 पे ऐड कर देने। उसके बाद हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इसके बाद इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को भी हम जो एरियाज हैं इसमें 0 पे ऐड कर देंगे। अब इस फिगर में ये कहता है कि हमारे पास जो ए है ये एक सेट है जो हमारे पास शेडेड एरिया जो है यानी उस सेट ए के मेंबर्स हैं। उसके बाद ये जो बी है ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और सी जो है द सेट पैडेड विद द बैकग्राउंड एलिमेंट्स टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर एरे एंड प्रोवाइड ए बैकग्राउंड बॉर्डर्स। और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे फिगर आएगी, इसके बाद वाली फिगर डी, ये क्या है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एज ए रेक्टेंगुलर एरे एंड सेट प्रोसेस्ड बाय द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अच्छा, अब आप इसको देखें, बेसिकली ये आपके पास एक सेट ए था और ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। सबसे पहले हमने ये काम किया कि ये जो सेट है इस सेट के इस साइड पे यानी चारों एरियाज पे हमने 0 पे ऐड कर दिए, और उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इसको भी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया। अब आप ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे एरुयन अप्लाई करेंगे, यानी एरुयन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जब ये अप्लाई करेंगे यानी ये बेसिकली इसके ऊपर कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, हो सकता है। अब ये समझने वाली बात है, सबसे पहले अगर आप इसको इस लोकेशन पे लेके आए तो ये इसका सेंटर यहाँ फिट होगा, लेकिन इस साइड पे ये वाइट एरिया है, यहाँ फिट नहीं हो सकता। इधर तो शेडेड है लेकिन इसमें भी वाइट है, इधर भी शेडेड है, लिहाजा अगर आप इसको पूरे के पूरे को उठा के इस पीस को यहाँ पर रखें तो ये यहाँ फिट नहीं हो सकता, तो लिहाजा आप इस एरिया को यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद ये इस लोकेशन पे भी अप्लाई नहीं हो सकेगा, क्यों कि इस साइड पे नीचे वाली पे तो हो सकेगा, यानी अगर आप इसका सेंटर यहाँ रखें, लेकिन यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस जगह पे भी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को यहाँ पे लेके आए तो ये यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकेगा, क्यों कि इसके ऊपर नीचे साइड पे तो हो सकता है लेकिन इस साइड पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका ये सेंटर यहाँ पे रखें तो ये शेडेड एरिया इस साइड भी होना चाहिए, यानी ये बेसिकली कहाँ फिट हो सकता है ये हमने देखना है। तो लिहाजा आप इसको थोड़ा सा इस साइड मूव करेंगे, यहाँ जब मूव करेंगे तो यानी उसका सेंटर अगर यहाँ पर रखें तो ये सेंटर आप ये समझ लें कि ये प्लस सिंबल है,
ये प्लस सिंबल है, ये ऐसे और ऐसे बनेगी, तो लिहाजा ये सेंटर का यहाँ हो तो ये इधर भी फिट हो सकता है और ऊपर भी और नीचे भी, तो ये वाला एरिया कहलाएगा ये फर्स्ट सेल, और ये फर्स्ट सेल यानी ये वाला वो एरिया के जहाँ पे ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फिट हो सकता है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ अप्लाई करें, ये यहाँ फिट हो सकता है और ये यहाँ फिट हो सकता है, ये 1 2 एंड 3। इसी तरीके से अगर इसको यहाँ लेके आए तो यहाँ फिट नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला एरिया अगर उसका सेंटर यहाँ रखें, इधर इधर नीचे तो हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं हो सकता, लिहाजा इन सब लोकेशंस पे भी वो फिट नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से ये ऊपर वाली लोकेशंस हैं, यहाँ पे भी ये फिट नहीं हो सकता, और ये 1 2 3 इन लोकेशंस पे फिट हो सकेगा, तो ये 1 2 3 आए। इसी तरीके से आप यहाँ इसके नीचे वाले पोर्शन में आए तो यहाँ भी फिट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी सिंपल दरमियान वाली ये लाइन में होगा और यहाँ तक होगा। उसके बाद अब नीचे वाली लाइंस पे आएंगे, इधर नहीं हो सकता, यहाँ इस पे आए तो यहाँ नहीं हो सकेगा, यहाँ नहीं हो सकेगा, यहाँ नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा ये वाले एरियाज तमाम के तमाम वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, आप उसको उसमें से निकाल देंगे। इससे ये मुराद हुई कि जो हमारे पास ये जो मेन मैट्रिक्स ए था उसके ऊपर हमने ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब फिट किया, ये अप्लाई करने के बाद, यानी ये वाला अप्लाई करने के बाद हमने वो एरियाज जहाँ पे ये फिट नहीं हो सकता था उनको हमने अरेज कर दिया, उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, और जो फाइनल या रिजल्टेंट जो सेट बना हमारे पास वो ये शेप बनी। तो आप ये कहें कि एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो उसके ऊपर हमने अप्लाई किया, उसके कुछ एरियाज को हमने वहां से एरूड कर दिया, यानी उनको निकाल दिया, और फाइनली ये चीज बनी। तो ये बेसिकली ये है कि जब आपके पास कोई इमेज है, आप उसकी थिनिंग करना चाहते हैं, यानी उसके एरिया में, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, यानी उसका कुछ एरिया ज्यादा थिकर हैं, आप उनकी थिनिंग करना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक आप उस तरह के एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो लिहाजा वो एरिया जो उसके थिकर्स हैं वो उनको उसमें से रिमूव कर देगा। क्लियर हुई ये बात? यस सर। हाँ, अब हम आते हैं इसकी कुछ एरुइन की तरफ। एरुइन बेसिकली होती है कि आपके पास अगर एक सेट ए और बी है एज अ सेट्स इन जी स्क्वायर, और एरुइन ऑफ ए एरुइन बी, और इसको डिनोट करते हैं ए एरुइन बी, यानी एक सर्कल और उसके दरमियान एक लाइन। ये इस तरीके से होगी कि बी ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ ए। उससे मुराद ये है कि बी ऑफ जी और ए इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी हों, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि लाइक हमारे पास एक सेट ए है, ये है एक सेट जो कि शेडेड है डी बाई डी है, और एक स्मॉल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है डी बाई 4। जब हम ये इस पे अप्लाई करेंगे तो ये अगेन ऐसे ही होगा, इसके जो साइड वाले एरियाज हैं यहाँ पे ये सारे के सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, और रिजल्टेंट हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा ए और बी, यानी यहाँ ये फिट नहीं हो सकेगा साइड पे, तो वो सारे के सारे एरियाज वहां से एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है कि आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये था, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये हो डी बाई 4 इंटू डी हो, ये डी बाई 4 बाई डी बाई 4 था, डी बाई 4 बाई डी हो, जब हम ये अप्लाई करेंगे, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली ये ऊपर वाले पोर्शन में नीचे अप्लाई करते जाएंगे, तो इसमें से यानी ये सारा एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा और ये नीचे वाला सारा एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ जो आफ्टर अप्लाइंग द एरियन, तो सिर्फ ये सिंपल सिंगल लाइन बचेगी। तो इससे ये मुराद है कि जिस तरह का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आप सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो इमेज है, जो ओरियन का रिजल्ट है, वो आपको अकॉर्डिंगली वैसे मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब इसमें यह है कि यूजिंग द ओरियन टू रिमूव इमेज कंपोनेंट्स, ए हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है ये क्या है, 486 बाई 486 बाइनरी इमेज ऑफ ए वायर बॉन्ड मास्क। ठीक है, वायर बॉन्ड मास्क की 486 बाई 486 की इमेज है, और ये जो बी टू डी है ये इमेज रूटेड यूजिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 11 बाई 11, 15 by 15 and 45 by 45 respectively. The elements of the structuring elements were all ones. अच्छा, अब आपके पास ये इमेज है, इसके ऊपर आपने पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया 11 by 11 का।
ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे ये 3/3 का देखा, इस 11/11 का। जब 11/11 का अप्लाई किया, अब इसको कॉमन सेंस से आपने सिर्फ देखना है कि जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप ये देखें कि इससे ये जो फर्स्ट ए से बी जो इमेज बनी है वो कैसे बनी है। सबसे पहले अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट इससे ये थोड़ा सा कम हो गया है, यानी ऐसे ही है कि जैसे आपने इस तरह का एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट अप्लाई किया तो ये मेन फिगर थी तो उससे रिजल्टेंट ये फिगर बन गई है, यानी आपने इसको, ये थिकर था पार्ट, इसको थिन किया। और मजीद क्या हुआ, मजीद ये हुआ कि ये जो इसकी स्मॉल लाइंस थी ये वाली, और जब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपने अप्लाई किया तो जो बिल्कुल बारीक सी थी ये स्मॉलर थी, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब उन सब के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो एंड हो गई है। लेकिन जो थिकर थी ये वाली, ये और ये थोड़ी सी और स्मॉल हुई हैं, और इसी तरीके से ये जरा ज्यादा थिकर हैं ये वाली लाइंस, और ये थोड़ी थोड़ी और थिनर हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से जब आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज आपने बढ़ा दिया, यानी 15/15 का कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी ये वाले जो पोर्शन है ये उससे मजीद थिनर हो जाएगा, और आपकी अब ये वाली लाइंस भी खत्म हो गई हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स का साइज जो है वो आपने एक्सपेंड कर दिया है। और इसी तरीके से आपकी ये वाली जो लाइंस थी वो भी मजीद क्या हो गई हैं और स्मॉलर होती गई हैं। और इसी तरीके से जब आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज मजीद बढ़ा दिया 45/45, तो लिहाजा ये वाला पोर्शन मजीद आपका स्मॉलर हो गया, और ये जो बाकी लाइंस हैं वो एंड हो गई। तो अब आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आपको उस इमेज के अंदर से कितनी रेशियो, कितने परसेंट एरिया आपको रिमूव करना है, और उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करना है। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या, वेदर इट इज सर्कल, whether it is ellipse, whether it is rectangle, किस तरह का पोर्शन है, कौन सा एरिया है, वो आपने एक्सक्लूड करना है, वो हम जो है उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के में भी आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे होता है। अब हम आते हैं डायलेशन की तरफ। तो डायलेशन बेसिकली ये होती है कि अगर आपके पास एक सेट ए और बी है विच आर फाउंड इन जी स्क्वायर, और उनकी डायलेशन ऑफ ए बाई बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डायलेशन बी, और इसमें प्लस का सिंबल है, उसमें माइनस था इसमें प्लस था। तो डायलेशन ये होती है कि आप बी की जो रिफ्लेक्शन करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, और उसका ए के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, जबकि पिछले केसेस में वो 5 था। यानी ये कुछ एरिया आएगा। इट मीन कि डायलेशन ये होती है कि आप ए सेट के अंदर कुछ बी में जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो एडिशन करते हैं, ना कि उसकी एरोजन करते हैं। अब इसकी एग्जांपल डायलेशन में सिंपल ये देखेंगे कि फर्ज कि हमारे पास ये सेट ए था, तो ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके बाहर कुछ एरिया मजीद आ जाएगा, ये वाला एरिया, यानी ये वाला सेट जो डैश्ड लाइंस में है ये अंदर वाला ओरिजिनल सेट था, और डायलेशन से मुराद ये कि अब आपने इसके अंदर मजीद कुछ एडिशन की है। और इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके पास इस फॉर्म में है, ये जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसको मजीद वो यानी एनहेंस कर देगा, और पिछले केसेस में जस्ट वो सिंगल लाइन थी। तो डायलेशन ये होता है कि आपके ओरिजिनल सेट के अंदर जिस तरह का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो इतना पोर्शन उसके अंदर वो एडिशन कर देता है, और ओरिजिन में है वो इतना पोर्शन उसमें से एक्सक्लूड कर देता है। अब डायलेशन की एग्जांपल्स क्या है? डायलेशन की एग्जांपल्स ये हैं कि फर्ज किया कि आपके पास ये एक टेक्स्ट है, सैम्पल टेक्स्ट ऑफ द पुअर रेजोल्यूशन विद ब्रोकन कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये कुछ टेक्स्ट है लेकिन इसके अंदर रेजोल्यूशन इसकी जो है वो वीकर है, और कुछ ये पिक्सेल्स इंफॉर्मेशन है ये ब्रोकन है। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये ब्रोकन है, तो लिहाजा जब आप इसके ऊपर एरोजन अप्लाई करेंगे तो विद सम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, तो ये क्या करता है, बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और सी जो है वो डायलेशन ऑफ ए बाई बी है, और ब्रोकन सेगमेंट्स वर जॉइंट। अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और इसमें फिर ये हुआ कि आप ये देखेंगे कि हिस्टोरिकली सर्टेन कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर रिटन यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स रेदर देन 4 टू डिफाइन द एप्लीकेबल ईयर। तो अब ये वो जो एरिया जो ब्रोकन थे वो बेसिकली आपस में जोड़ गए हैं, और ये
आपकी इसमें क्लियरिटी होगी है। तो इस तरीके से आप उन एरियाज में डायलेशन इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे आपकी टेक्स्ट की जो रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर ना हो। तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन आ गई है। अब इसी तरीके से लाइक आपके पास अगर ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर आप कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या जो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम्स जो हैं, जब वो उसको रीड करेंगे ऐसी टेक्स्ट को कि जो कि जिसके अंदर ब्रोकन कैरेक्टर्स है, मे बी उसमें से कुछ मिस हो जाए, उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर ना हो सके, तो लिहाजा आप क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इमेज एनहेंसमेंट की डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जिसके अंदर इक्वलाइजेशन, मैचिंग, उसके बाद थ्रेश होल्डिंग एंड मेनी मोर। तो उसमें से इसी तरह मार्फोलॉजिकल ऑपरेशंस भी हैं जो उस इमेज की बेसिकली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि आपने उस इमेज के ऊपर से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करके या इंक्लूड करके फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये हम काम करते हैं। उसके बाद ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप ए रीजन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये ए कंप्लीमेंट डायलेशन बी हैट होगा, और ए एंड डायलेशन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ए कंप्लीमेंट ओरिजिन बी हैट होगा। यानी बेसिक सेम है कि जिस तरीके से आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। तो यानी ये अगर ओरिजिन है तो वो बेसिकली क्या देती है आपको, डायलेशन देती है, डायलेशन है तो आपको ओरिजिन देती है। और ये प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी प्रूवेबल हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिकली ये होती है कि अगर ए ओपनिंग बी है तो आप सबसे पहले उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, ओरिजिन, और उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसका डायलेशन बी के साथ डायलेशन अप्लाई करेंगे। और क्लोजिंग में ये होता है ये ओपनिंग की एग्जांपल अगर आप ये देख लें, सपोज आपके पास ये एक सेट है और ये सेट बी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि इस सेट बी है, यानी अब ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि ये सर्कल इसके ऊपर कहाँ का फिट हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, बी का उसके साथ और रीजन अप्लाई करना है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग को और विद देयर एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके।